हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज में जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो करंट अफेयर्स की चल रही है। ठीक है, तो हमने ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक जो है वो रह गए, वो कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको पता है 30 to 35 के आसपास जो है क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स से आते हैं, तो ये करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैं इसको पहले करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है दृष्टि मैगज़ीन है, आई दृष्टि, तो आप चाहे तो मार्केट से ख़रीद सकते हैं। और ये जो मैगज़ीन है अक्टूबर प्लस नवंबर की मैगज़ीन है, तो अक्टूबर और नवंबर की मैगज़ीन है। ये करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। 80% जो है करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के होते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने जो है राष्ट्रीय परिदृश्य जो है हमने कंप्लीट कर लिया था, तो अब इस वीडियो में जो है हम करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। एक वीडियो पूरी कंप्लीट अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर होगी, चाहे वो 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो। ठीक है, तो पेशेंस बना के देखना और आपको कोई भी बोरियत नहीं महसूस होगी। याद कराते हुए चलूँगा, तो इस बात से टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो फिर करते हैं शुरू। चलो, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है भारत और नाइजीरिया के बारे में। तो अभी हाल ही में जो है 16-17 नवंबर को 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबूजा नाइजीरिया की राजकीय यात्रा पर गए थे। तो अबूजा में, ठीक है, नाइजीरिया में गए थे यात्रा के लिए। ठीक है, राजकीय यात्रा के लिए। अब उसमें ये जो है विगत 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम यात्रा, ठीक है, नाइजीरिया की 17 सालों में प्रथम यात्रा है किसी जो है प्रधानमंत्री की, भारतीय प्रधानमंत्री की। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इसमें इतना नहीं है कि क्या पढ़ना, इम्पोर्टेंट ये है, क्या है इम्पोर्टेंट ये। तो इस यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का नाम है बोला अहमद टिनुबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड, क्या नाम है, ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइगर, ठीक है, नाइजर, ये है आपका, इस अवार्ड से सम्मानित किया। तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो किसने करा? नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, इतना पूछा जाता है। और नरेंद्र मोदी वर्ष 1969 के बाद इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नेता हैं। ठीक है, 1969 के बाद ये पहले जो है ऐसे नेता हैं, विदेशी नेता हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है। हो गई दिक्कत खत्म। चलो, यहाँ हो गया। दूसरा है भारत और गुयाना। ठीक है, अब गुयाना आपको ये पता होगी, ये जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो याद रख लेना, मैपिंग में देख लेना एक बार। अब यहाँ पर राजकीय यात्रा हुई। ठीक है, ये भी 1968 के बाद पहले जो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है ये देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये है जॉर्ज टाउन। ठीक है, जॉर्ज टाउन गुयाना। तो जॉर्ज टाउन क्या है, इसकी कैपिटल है। गुयाना की कैपिटल कौन सी है? जॉर्ज टाउन। ठीक है, ये याद रखना है। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत यानी कि सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट में प्रतिभाग किया। तो सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट कहाँ हुआ? जॉर्ज टाउन गुयाना में। ठीक है, गुयाना में आपका सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट हुआ। ये पहले याद रखना है। किसने पढ़ लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कब हुआ? आपका 20 नवंबर 2024 को हुआ, जॉर्ज टाउन में हुआ, गुयाना। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय यानी कि जो कैरिबियाई समुदाय, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं के राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया।
तो किस किसने, जो कैरिकॉम समुदाय यानी कि कैरिबियाई समुदाय के जो भी राष्ट्र हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ठीक है जी। अच्छा, इतना हो गया, बस इतने से ज़्यादा नहीं आता है। अब एक बार ये भी समझ लो कि जो कंट्रीज़ हैं, कैरिकॉम कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। बरमूडा, एंटीगा बरमूडा, बहामास, बारबाडोस, डोमिनिका, गुयाना, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाडाइस, ठीक है, और सूरीनाम, त्रिनाद और टोबैगो हो गया। ये सब जो कंट्रीज़ हैं कैरिबियन कंट्रीज़ में भी आती हैं। ठीक है जी, इन्होंने पार्ट लिया है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने पार्ट लिया है, पार्ट मैंने बताया कि कब हुआ, इम्पोर्टेंट ये है। अच्छा, कैरिकॉम समुदाय के महासचिव हैं कार्ला वार्नेट। कार्ला वार्नेट हैं जो कैरिकॉम समुदाय कैरिबियन कम्युनिटी के महासचिव। कौन है? कार्ला वार्नेट। ठीक है, चलो बस हो गया, इम्पोर्टेंट था जो मैंने कराना था। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसको क्या याद करना है कि अभी बाकू अज़रबैजान में आयोजित हुआ UN COP29। ठीक है, COP29 कहाँ हुआ? अज़रबैजान बाकू में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 20 नवंबर 2024 को। तो अब इसकी बात बताओ कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है कौन रिलीज करता है? तो करता है जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क प्लस CAN, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो याद रखो क्लाइमेट चेंज C से है, तो यहाँ पर G भी C की तरह ही लगता है ना, तो यहाँ से रख लो जर्मन वॉच प्लस CAN। ठीक है, ये रिलीज करता है। और क्या पढ़ना है इसमें हमें? और साथ में करता है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। 3 जो हैं कौन कौन से? आपका जर्मन वॉच, ये लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, एक मिनट रुको। जर्मन वॉच प्लस CAN, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, फिर उसके बाद प्लस इसके साथ में क्या है? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ये तीनों मिलकर जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। ठीक है जी, ये है। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? अच्छा, यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है, ये 2025 में शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है। फर्स्ट 3 कंट्रीज कोई सी नहीं है रैंक वाइज, 4th कंट्री है। अब फर्स्ट 3 कंट्रीज क्यों नहीं है? क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी भी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। क्योंकि जो आपका पेरिस समझौता है, पेरिस एग्रीमेंट है, उसको कोई भी फुलफिल नहीं करता है। पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री जो है तापमान कम करना है हमें प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से के, मतलब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था उससे और अब तक जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है हमें टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है। तो हमने मतलब किसी भी कंट्रीज़ ने इसको फुलफ़िल नहीं किया है, इसलिए कोई भी कंट्री है टॉप 3 में नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो 4th जो कंट्री है वो कौन सी है? तो यहाँ पर 4th कंट्री ही तो आएगी। देखो, तो सर्वोच्च रैंक देश जो है 4था रैंक हुआ है, 4था रैंक। और सबसे अंतिम जो 4था रैंक जो सबसे पहले है वो डेनमार्क की है। ठीक है, और सबसे अंतिम रैंक है ईरान की, समझ गए, जो कि 67th रैंक है। चलो, अच्छा, जो विश्व का सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन देश कौन सा है? वो चीन है, जो कि 55वें स्थान पर है। याद रखना चीन है। और दूसरा CO2 सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है वो अमेरिका है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके कौन से घटक हैं
कौन से घटक हैं जो कि जब ये इंडेक्स बनाई जाती है तो ध्यान में रखा जाता है। एक तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है, फिर उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है, जलवायु नीति, ये 4 घटक हैं, याद कर लेना है, एक बार देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो टॉप 4 में देखो 4th कंट्री है आपकी डेनमार्क, फिर है नीदरलैंड, फिर है यूके, ठीक है, ये याद रख लेना 3। और भारत जो है इंडिया है 10वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे है इंडिया, बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा जो लास्ट कंट्री मैंने अभी बताया था कौन सी है, लास्ट कंट्री बताई मैंने, ये देखिए ईरान जो है लास्ट में आई है 67 कंट्रीज में, ठीक। ब्रिक्स कंट्रीज की बात करूं तो भारत सबसे पहले नंबर पे है 10वें नंबर पे, फिर मिस्र है, इजिप्ट जिसे बोलते हैं 20वें नंबर पे, 28 नंबर पे ब्राज़ील है, बस। तो यहाँ भी इंडिया नंबर 1 पे है। बात करें हम और तो ऐसा है कि जो ये देखिए ये है जलवायु परिवर्तन में 2025 में इंडिया जो है 10वें नंबर पे है, ठीक है। और उससे पहले 2023 में 7वें नंबर पे था, पिछली बार जो था 7वें नंबर पे, ठीक है। और उससे पहले जो है 8वें नंबर पे था 2023 में। तो मैं बात करूं तो 2025 में 10वें नंबर पे, 2024 में 7वें नंबर पे, इससे पहले 7वें नंबर पे था, अब और उससे पहले 8वें नंबर पे, तो फिसल के आ गए हैं 10वें नंबर पे अब, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हमारा सबसे ज़्यादा अच्छी रेटिंग आई है, उच्च श्रेणी की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों का प्रकाश डालती है। तो ये जो है क्यूएस जो है यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस करती है, एशिया की, केवल और केवल एशिया की, ठीक है। तो इसको कौन लॉन्च करता है, क्यूएस लॉन्च करता है, जो कि ब्रिटिश कंपनी है एक, ठीक है। अच्छा, इस रैंकिंग में क्या है, सर्वाधिक जो विश्वविद्यालय हैं भारत के हैं, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं जो हैं वो भारत के 162 हैं। चीन का पैकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बना। तो एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कौन सा, पैकिंग विश्वविद्यालय जो है चीन में है, वो सबसे पहले नंबर पे। दूसरा हांगकांग विश्वविद्यालय जो भी, ठीक है। तीसरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे नंबर पे है, ठीक है जी, समझ में आ गई। चलो उसके बाद इंडिया की बात करें, शीर्ष इंडिया का जो है 44वें नंबर पे है आईआईटी दिल्ली। तो दिल्ली जो है 44 नंबर पे है, पहली रैंक सबसे दिल्ली की है। फिर 48 में है, 4 और ऐड कर दो, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। फिर है आपका तीसरे नंबर पे है 56वीं रैंक आईआईटी मद्रास, ठीक है जी। क्या करना है हमें, 44 + 4 48 + 8, ठीक है, 56। तो ऐसे याद कर लेना। तो सबसे पहले दिल्ली, फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर मद्रास। याद हो गई, बस इतना याद करना, 3, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 कौन लॉन्च की है, किसने, यह टॉप फोर्ब्स ने लॉन्च किया है, टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो जीडीपी के मामले में यूएसए सबसे पहले नंबर पे है, क्या नाम है, यूएसए सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद चीन, फिर जर्मनी, फिर जापान। इंडिया जो है 5वें नंबर पे है, क्या कौन से नंबर पे है, इंडिया 5वें नंबर पे। तो रैंकिंग देख लेते हैं यहाँ, ये देखो सबसे नंबर पहले पे है यूएसए, यहाँ यूएसए, फिर चीन, फिर जर्मनी, जापान, फिर है आपका इंडिया, ठीक है। हमारा इंडिया जो है 5वें नंबर पे है। तो हम 5 जीडीपी के मामले में हम हैं 5वें नंबर पे। जीडीपी हमारी कितनी है, 3.89 ट्रिलियन, ठीक है। और जो वर्ल्ड नंबर 1 पे है वो है आपका यूएसए, तो है 29.17। हम बहुत ही पीछे हैं, मतलब समझ लो 29.17 यूएस डॉलर ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। और यहाँ पर चीन भी 18.27 ट्रिलियन डॉलर है, जर्मनी की 4 है। तो जर्मनी और इनके हम थोड़ा सा भी अगर बढ़ेंगे तो इनको आगे कर देंगे, तीसरे नंबर पे पहुँच जाएंगे, ठीक है जी।
और वृद्धि दर के मामले में हम सबसे ऊपर ही हैं। देखो वार्षिक वृद्धि दर जो है जीडीपी की वो सबसे ज़्यादा 7 हमारी है और उनकी सबकी कम है। ठीक है जी, चलो ये आ गई आपकी। अब नीचे देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स लॉन्च करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस सूचांक के अनुसार लगातार 7वें वर्ष विश्व स्तर पर कानून के शासन में गिरावट आई है। तो लगातार 7वें साल भी जो है विश्व के जो शासन व्यवस्था कानून व्यवस्था है उसमें गिरावट आई है। तो याद रखना कि भी कभी पूछे कि इंक्रीज हुआ, मतलब अगर कोई पूछे कि जो कानून व्यवस्था है विश्व में बढ़ी है या कम हुई है, तो कम हुई है लास्ट 7 ईयर्स में। ठीक है, पूरे विश्व की बात हो रही है। और क्या देखना है इसमें, लेकिन भारत की बात करें, भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो वर्ल्ड जस्टिस, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जस्टिस के मामले में, रूल ऑफ लॉ के मामले में स्कोर में वृद्धि आई है, मतलब इंक्रीज हुआ है उनके। तो हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, रूल ऑफ लॉ के मामले में। ठीक है, तो 2024 में भारत का जो है स्थान जो है 79 जो है स्थान पाया गया 2024 में। और क्षेत्रीय दृष्टि से अगर बात करूं तो 6 दक्षिण एशियाई देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और दक्षिण एशिया में नेपाल जो है सबसे पहले नंबर पे है, 69 पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड। ठीक है जी, समझ में आ गई। बाल्टिक कंट्रीज जो हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, याद रख लेना, मैपिंग में देख लेना एक बार, याद हो जाएगी। डेनमार्क नीचे है, फिर नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है, ये तीनों रैंकिंग में हैं, फिर स्वीडन है, जर्मनी है। ठीक है जी, चलो अच्छा, ये जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन जो है 8 फैक्टर्स पे होता है। कौन कौन से 8 फैक्टर्स और 44 संकेतों के आधार पर होता है कि रूल ऑफ लॉ है नहीं है, किस बेस पे जो है जज होते हैं। तो क्या है? कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स, सरकारी शक्तियों का अवरोध, एक कारण ये है, कारक है। फिर अब्सेंस ऑफ करप्शन, करप्शन का भी एक कारक है। फिर उसके बाद है खुली सरकार, ओपन गवर्नमेंट, ये है। ठीक है, फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे हैं, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी है नहीं है, आदेश सुरक्षा है नहीं है। फिर रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है या नहीं है, न्यायिक सिविल जस्टिस है या नहीं, क्रिमिनल जस्टिस है नहीं है। ये 8 जो है फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है जजमेंट दी जाती है कि रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ लॉ पूरा फॉलो किया जा रहा है या नहीं। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब आया दोस्तों नोबेल प्राइज़। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नोबेल प्राइज़ जो है 1983 जो नोबेल के जन्मदाता थे, ठीक है, 83 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल नाम है उनका। इन्होंने नोबेल की शुरुआत की। ठीक है, संस्थापक, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक किनको माना जाता है? अल्फ्रेड नोबेल को। तो ये प्रत्येक वर्ष भौतिक विज्ञान, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति से जुड़े ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है। अच्छा, ठीक है जी। 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन, ठीक है, की स्थापना की गई। तो 1900 में जो है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। फिर 1901 से भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देना शुरू कर दिया। अर्थशास्त्र के लिए जो है वो 1968 में स्टार्ट किया गया स्वीडन केंद्रीय बैंक के द्वारा, स्वीडिश रिक्स बैंक। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है 1968 में
अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया बाद में। तो पहले इकोनॉमिक्स के लिए नहीं दिया जाता था, बाद में दिया जाने लगा 1968 से। तो अर्थशास्त्र का नोबेल के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र क्या होता है? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए नोबेल के बारे में बात करेंगे। तो किसने दिया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 लोगों को, 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं? याद रखना है। डेरन एस मैंगलो, ठीक है, एस मैंगलो, याद रखना है। डेरन एस मैंगलो, एस मैंगलो रट लो, 2-3 बार रटोगे ना एस मैंगलो। तो ये कौन है? डेरन एस मैंगलो, अमेरिका के हैं। फिर उसके बाद साइमन जॉनसन बेबी ऑयल नहीं है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है जो, तो अमेरिका, ये भी, इसको भी मिला है। ये वो नहीं है, मतलब याद रखना है इससे। जॉनसन एंड जॉनसन एक तरह से याद रख लो, दिमाग में बैठा लो कि जॉनसन एंड जॉनसन भी है कोई। जॉनसन एंड जॉनसन, ऊपर का एस मैंगलो, एस मैंगलो, एस मैंगलो, एस मैंगलो, एस मैंगलो, एस मैंगलो यहाँ से याद रखो। जॉनसन याद रखो, जॉनसन याद रखो। फिर उसके बाद जेम्स रॉबिन्सन, तो तीसरा है जेम्स रॉबिन्सन। तीनों अमेरिका के हैं, ठीक है, याद रखना है। एस मैंगलो, जॉनसन और एस मैंगलो, जॉनसन और आपका जेम्स रॉबिन्सन, 3 हो गए। इन दोनों अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? ये दिया गया इंस्टीट्यूशन, ये पुरस्कार संस्थाओं के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए प्रदान किया गया। क्या समझे? ये पुरस्कार किया गया कि जो संस्थाएं हैं, ठीक है जी, जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका गठन होता है। उन इंस्टीट्यूशंस का जो सोसाइटी से रिलेटेड संस्थाएं, ठीक है, स्पेशल याद रखना, सोसाइटी से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उन संस्थाओं का जो गठन होता है, उन गठन की वजह से आर्थिक समृद्धि, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किस तरह से प्रभाव डालती हैं। ये इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किस तरह से प्रभाव डालती हैं, मतलब की बात ये है। गॉट माई पॉइंट? मतलब ये है कि जो आपकी जो सोसाइटीज़ हैं, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि मान लो कोई भी सोसाइटीज़ हो गई जो कि वेलफेयर के लिए काम करती हैं, सोसाइटी में काम करती हैं, वो सोसाइटी की वजह से आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, इसके बारे में ये इन्होंने जानकारी प्राप्त की, इन्होंने इस चीज़ पे शोध किया, इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है जी। अब देखो, अब कुछ ये है, ये देखो, एस मैंगलो और रॉबिन्सन, ठीक है, एस मैंगलो और रॉबिन्सन, ठीक है, ये 2 मैंने बताया था। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं जो हमें याद रखनी है। बुक्स भी लिखी हैं। बुक्स कौन कौन सी हैं? एक तो बुक है क्या? इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ठीक है जी, इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। दूसरा है वाई नेशन फेल। तीसरा है द नैरो कॉरिडोर। ये तीनों जो हैं, इन्होंने बुक्स लिखी हैं, एस मैंगलो और रॉबिन्सन ने। और तीसरे जो बंदे हैं, जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम है साइमन जॉनसन एंड जॉनसन, जो बीच वाले थे। एस मैंगलो तो मैंने बता दिया, रॉबिन्सन ये भी पता लग गई, याद हो गए, रॉबिन्सन, एस मैंगलो। तीसरे थे जॉनसन, साइमन जॉनसन। तो जॉनसन जो है वो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, ठीक है, इनके बारे में ये बात है। समझ में आ गई? और एस मैंगलो ने और साइमन जॉनसन ने पावर एंड प्रोग्रेस नामक पुस्तक भी का भी सह लेखन किया है, मतलब साथ में किसी के साथ में उनका थोड़ी हेल्प भी की है। समझ में आ गई? ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक पता लग गई। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल शांति के लिए पुरस्कार। तो ये कौन देता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ठीक है। तो नोबेल का पुरस्कार जो है शांति के लिए, ये पीस के लिए जो दिया गया है, निहोन हिडांक्यो,
क्या नाम है इसका? थोड़ा नाम उल्टा पलटा है क्योंकि ये है जापानीज़ नाम, ठीक है। तो याद रखना, जापान की एक संगठन है, जापान का एक संगठन है जिसका नाम है निहोंग हिडांक्यो। क्या नाम है? निहोंग हिडांक्यो नाम है, उसको मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स जिसे कहते हैं परमाणु हथियार से मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए इस संगठन द्वारा किए गए प्रयास हेतु प्रदान किया गया है। तो इन्होंने ऐसा काम किया है कि जो न्यूक्लियर फ्री विश्व होना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। प्रमोट किया है कि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर जोर देना है। इसीलिए इनके जो काम किए इन्होंने अच्छे उनके लिए, आपके शांति के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये जो नाम है निहोन हिडांको ये क्या है? यह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले में जीवित बचे हुए लोगों का संगठन है। तो कौन है ये? जो 1945 में अमेरिका ने, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फेंके थे, जिसकी वजह से लगभग 1,20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितनी? 1,20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और लगभग 6,50,000 लोग जीवित बच पाए, जिन्हें जापान में क्या कहते हैं? जापानी भाषा में कहते हैं हिवाकुशा। क्या बोलते हैं? हिवाकुशा को ही बाद में निहोंग हिडांको कहा गया, ठीक है जी। समझ में आ गई? बस यही बात है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब साहित्य के बारे में देख लेते हैं। साहित्य मतलब तो लिटरेचर के बारे में जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, ये भी स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया गया। और ये जो दिया गया नोबेल पुरस्कार जो दिया गया साहित्य के बारे में, ये दक्षिण कोरियाई के लेखिका, क्या नाम है? हॉन कॉन्ग, ठीक है। हांगकांग से याद रखो, हांगकांग जो है उनको दिया गया है। तो एक तरह से 2 नोबेल प्राइज़ जो है उसी एरिया में दिया गया, एक जापान जो कि पीस के लिए, और एक ऊपर चले जाओ थोड़ा, कोरिया, साउथ कोरिया जो है उनकी एक लेखिका है जिनका नाम है हांगकांग, ठीक है, हांगकांग। तो दोस्तों ये जो है नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरिया की लेखिका है, ठीक है। तो पहली जो है दक्षिण कोरिया की लेखिका है, ये भी थोड़ा याद रखना है, ठीक है। और ये साथ ही दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जो है मिला है। इससे पहले जो है 2000 में दक्षिण कोरिया के उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, किम डे जुंग, ठीक है, किम डे जुंग को नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये दूसरी नागरिक हैं, दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक। चलो, और साथ में जो है 18वीं महिला हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ साहित्य में मिला है। साहित्य में 18वीं जो महिला हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ साहित्य में मिला है। और साहित्य के मामले में ये पहली एशियाई महिला भी बन चुकी हैं, समझ गए। साहित्य के मामले में एशिया की पहली महिला बन चुकी हैं जिन्हें साहित्य के लिए पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज़। अच्छा, जब नोबेल प्राइज़ तो मिल गया तो लेकिन दिमाग में ये भी तो होना चाहिए किसके लिए मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है। तो ये जो है पुरस्कार उनके गहन काव्यत्व, ठीक है, तो पोएटिक प्रोज, काव्यात्मक गद्य के लिए पोएटिक प्रोज के लिए प्रदान किया गया है। तो याद ये रखना कि किसके लिए मिला, पोएटिक प्रोज, काव्यात्मक गद्य के लिए, ठीक है, जो कि ऐतिहासिक त्रासदियों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। क्या करता है?
मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो काव्यात्मक गद्य के लिए, पोएट्रिक प्रोज के लिए। और उनका जो एक उपन्यास है, क्या नाम है, द वेजिटेरियन के लिए भी जाने जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना कि द वेजिटेरियन अगर उपन्यास के बारे में बात करें तो हॉन कॉन जो है उन्होंने लिखा है, जो कि साउथ कोरिया की रहने वाली हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है इस बार। चलो, इस उपन्यास को, जो द वेजिटेरियन उपन्यास को 2007 में कोरियन भाषा में प्रकाशित किया गया। द वेजिटेरियन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2006-16 में भी मिल चुका है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है इस बुक को, द वेजिटेरियन उपन्यास को। चलो, उनके अन्य अगर मैं बात करूं, कोई दूसरे उपन्यास भी हैं। क्या नाम है उनका? ग्रीक लेसन्स, ह्यूमन एक्ट्स, वी डू नॉट पार्ट, फिर उसके बाद द वाइट बुक। ये कुछ उपन्यास भी हैं जिन्होंने और भी लिखे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं रसायन, केमिस्ट्री, द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला है? ठीक है, ये 3 वैज्ञानिकों को मिला है। किसको? 3 केमिस्ट्री में। एक तो डेविड बेकर, ठीक है, डेविड बेकर, डेमिस हसाविस, क्या नाम है, डेमिस और डेविड, एक याद रख लो, डेमिस और डेविस, डेविड और डेमिस। फिर उसके बाद है जॉन एम जम्पर, ठीक, जॉन एम जम्पर। तो ऐसे ट्रिक याद क्या करना है, डेविस और डेमिस, डेविस और डेमिस, उसके बाद जॉन एम जम्पर। तो जम्पर के बारे में याद रख लो, बस समझ गए। तो अगर डेविस की बात करूं तो अमेरिका के हैं, डेमिस हैं वो यूके के, और जम्पर यूके के, ये भी यूके की है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो इनको प्राइज़ मनी मिलेगी, जो 11 मिलियन जो है स्वीडन क्रोनर की कुल राशि मिली जाएगी, उसको आधा हिस्सा तो बेकर के नाम में आएगा, डेविस बेकर, और बाकी जो आधा हिस्सा होगा इन दोनों में बटेगा। किस किस में? जो डेमिस और जॉन जम्पर जो है, जॉन जम्पर और डेमिस के बीच में आधा आधा बटेगा। तो यानी कि 50 एक बंदा लेगा और 2 बंदे 50-50 में ही कंप्रोमाइज़ करेंगे। सही है। अब काम देख लेते हैं। काम जो डेविस बेकर के क्या काम है, ये तीनों जो है ना, डेविस बेकर, सबसे पहले इसका काम, इनका काम देखेंगे, फिर इनका। ठीक, तो चलो यहाँ देखो डेविस बेकर के जो कार्य हैं, 2014 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीवन के सरल रासायनिक उपकरणों अर्थात प्रोटीन से संबंधित उपलब्धि को प्राप्त मान्यता प्राप्त करता है। तो इनका जो है, ठीक है, इनका जो नोबेल प्राइज़ है, देखिए, जीवन के सरल रासायनिक उपकरणों, यानी कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन से संबंधित उपकरणों को मान्यता प्रदान करता है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रोटीन के रहस्य को उजागर किया है। जो प्रोटीन है उसके रहस्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग के द्वारा जो है उजागर किया है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखो, ये डेविस बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के लिए पुरस्कार दिया। किस लिए कार्य दिया गया है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन। तो कंप्यूटर से जो प्रोटीन का डिज़ाइन है उसके लिए, प्रोटीन है, प्रोटीन के कुछ डिज़ाइन होते हैं, कंप्यूटर से, एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, मशीन लर्निंग की वजह से मदद से जो है, जो प्रोटीन का डिज़ाइन है उसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीनों के निर्माण के लिए कंप्यूटराइज्ड विधियों को विकसित किया है।
तो इन्होंने क्या किया है कि जो प्रोटीन को बनाने के लिए कुछ नए नए प्रोटीन्स हैं, बहुत नए तरीके के प्रोटीन्स के निर्माण के लिए नई नई विधि, जो कंप्यूटराइज विधि हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विधि है, मशीन लर्निंग की विधि है, उनके द्वारा नई टाइप की प्रोटीन्स का निर्माण करने में कि कैसे निर्माण करेंगे उन विधियों को निर्माण किया है। समझ गए? चलो, इन प्रोटीनों का पहले कोई अस्तित्व नहीं था, इनका निर्माण असंभव सा समझा जाता था। बेकर के शोध समूह ने एक के बाद एक क्या हुआ, कल्पनाशील प्रोटीन, जो जिसकी कल्पना, इमेजिनेटिव प्रोटीन्स का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? इमेजिनेटिव प्रोटीन्स का निर्माण किया। इनमें से ऐसे प्रोटीन भी शामिल हैं जिनका फार्मास्यूटिकल्स या फिर टीकों, नैनो सामग्री और छोटे सेंसरों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इनका उपयोग कहाँ होगा? इमेजिनेटिव प्रोटीन्स का जो है आपका फार्मास्यूटिकल्स, टीकों में, नैनो सामग्री और छोटे छोटे सेंसरों के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। तो ये हो गए आपके डेविस बेकर के जो है, जिन्होंने खोज की, जो क्या क्या चीज़ें खोज की, प्रोटीन से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी विधियाँ बनाई, ठीक है, और इमेजिनेटिव प्रोटीन्स को भी इन्होंने विकसित किया। फिर आता है डेविस हेसाविस और जॉन जम्पर, ठीक है। तो इन्होंने, इनका कार्य क्या क्या है? इनका कार्य है प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए 2024 हेतु रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन की संरचना है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, उनको प्रेडिक्ट किया है कि भविष्य में जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसका प्रेडिक्शन किन्होंने किया है? इन दोनों ने किया है। इन्होंने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया, ठीक है, किसका समाधान कर दिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है इस चीज़ का इन्होंने समाधान किया, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन की, ठीक है। और जो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कि ऐसी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान किया जिससे रासायनिक के 50 से अधिक वर्षों तक जूझते रहे। तो लास्ट 50 ईयर्स तक जो है इन्हें दिक्कत आती रही। क्या दिक्कत आती रही? समस्या क्या थी? प्रोटीन्स की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करना, यानी कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है बहुत जटिल होता है, ठीक है, उसकी प्रेडिक्शन करना कि इसका स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होगा, ठीक है। तो इसकी भविष्यवाणी करना, इन्होंने क्या है, प्रोटीन की जटिलता, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसकी जो है इन्होंने भविष्यवाणी कर दी, उनकी जो है प्रेडिक्शन कर दी। किसके द्वारा? एआई के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए उन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। चलो, अच्छा, 2020 में डेविस और जॉन जम्पर ने एक एआई मॉडल प्रस्तुत किया। क्या किया? एआई मॉडल, जिसको कहा गया अल्फाफोल्ड 2। क्या नाम है? अल्फाफोल्ड 2। ये एक एआई मॉडल है, इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इसका काम क्या था? इस मॉडल की मदद से उन्होंने लगभग सभी 200 मिलियन, ठीक है, प्रोटीन्स की संरचना की भविष्यवाणी करने में सफलता प्राप्त की। तो 200 मिलियन, ठीक है, जो ज्ञात प्रोटीन्स हैं, जो नॉन प्रोटीन्स हैं, जिनको सब जानते हैं, 200 मिलियन प्रोटीन्स की कम से कम भविष्यवाणी जो है, संरचना की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी। कि मतलब 200 मिलियन प्रोटीन्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, इनकी भविष्यवाणी इन्होंने कर दी। किसके थ्रू? ये बोर्ड के थ्रू। क्या नाम है? अल्फा। तो अल्फा फोल्ड 2, ठीक है, तो याद रखना अल्फा फोल्ड 2 प्रोटीन। चलो, और इस जो है, इस खोज के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि एंटीबायोटिक है रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, उनके रेजिस्टेंस के लिए को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। साथ में इनको क्या कर सकते हैं? एंजाइम्स की इमेजेस को भी निर्मित किया जा सकती हैं। एंजाइम्स होते हैं, उनकी इमेजेस को भी निर्मित कर सकते हैं। और जो प्लास्टिक को, ठीक है जी,
प्लास्टिक को विघटन या फिर डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे एंजाइम्स भी निर्मित कर सकते हैं जो प्लास्टिक को भी डिकम्पोज कर दें। ठीक है जी, चलो ये है इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वो है। अब आ जाते हैं भौतिक के मामले में, भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स में जो है नोबल मिला। अब नोबल किसको मिला ये इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो है 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबल मिला। पहले हैं जॉन जे होपफील्ड, क्या नाम है, जॉन जे होपफील्ड। दूसरा है जियोफ्री ई हिंटन। ठीक है, जियोफ्री ई हिंटन, दोनों को मिला है, याद रख लेना, जॉन जे होपफील्ड और जियोफ्री ई हिंटन। ठीक है, इन दोनों को मिला है। अच्छा, इन दोनों को, इन वैज्ञानिकों का यह पुरस्कार किस लिए मिला है? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, यानी कि जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मौलिक खोजों को और आविष्कारों के लिए प्रदान किया गया। समझ रहे हो? तो इन्हें जो प्रदान किया गया, जो ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ जो मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाले मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, अभी ये समझेंगे क्या चीज़ है ये। इन वैज्ञानिकों के कार्यों ने क्या किया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है उसकी वर्तमान प्रगति की नींव रखी। क्या किया? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की एक तरह से नींव जो है वो इन्होंने ही रखी। अब यहाँ ये समझो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क एक प्रकार की क्या है? कंप्यूटिंग संरचना है, कंप्यूटिंग स्ट्रक्चर है जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के मॉडल पर आधारित है। तो क्या है ये? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है? एक तरह से कंप्यूटिंग प्रोसेस है, कंप्यूटिंग स्ट्रक्चर है जो कि मानव मस्तिष्क यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके, जो ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है उसकी प्रणाली पर एक तरह से आधारित है। ठीक है, ये जो है, जो ANN है उसका निर्माण एक तरह से इकाइयों के एक समूह द्वारा होता है, इकाइयों के एक समूह द्वारा होता है, जिसे हम नोड्स बोलते हैं। अब नोड्स किसकी तरह है? जैसे हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क में जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और उसी प्रकार जो है ANN में यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और नोड्स का काम क्या होता है? एक दूसरे को से डाटा ट्रांसफ़र करना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा को डेटा ट्रांसफ़र करना। जिस तरह से मस्तिष्क में क्या है, न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पहुंचाते हैं, ठीक है, ब्रेन तक। तो ऐसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स तक पहुंचाते हैं, ऐसी नोड्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जो है एक से दूसरा आगे जो है इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं आगे। सही है? अच्छा, इसका क्या उद्देश्य? उद्देश्य यह है कि कंप्यूटर को सीखने में और मानव के समान निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। तो इससे क्या होगा कि जो जैसे मानव जो है अपने निर्णय लेता है, ठीक है, उसी तरह से जो है मशीन भी है अपने निर्णय मानव की तरह लेने लगेगी। इसमें ये फ़ायदा होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये है आपका ठीक है, देखो जॉन हॉपफील्ड्स का कार्य। अब जॉन हॉपफील्ड्स का क्या कार्य है? कभी कभी देखो ऐसा होता है कि हम कोई असामान्य शब्द को याद करने की कोशिश करते हैं, पर आमतौर पर जिसे हम आमतौर पर कम यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई वर्ड हम याद तो करने की कोशिश करते हैं बट वो यूज़ में नहीं होता है। समान शब्दों के बीच सही शब्दों की खोज करने की यह प्रक्रिया क्या कहते हैं? एसोसिएटिव मेमोरी कहलाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव मेमोरी।
यानी कि जो समान शब्दों के बीच में सही शब्द की खोज करने की प्रक्रिया। कुछ सेम वर्ड्स होते हैं और उसमें से सही शब्द चुनना है। जैसे मान लो हमें लगता है कि 3-4 वर्ड सेम सेम लग रहे हैं, बट हमें सही शब्द चुनना है। ठीक है, जैसे MCQ है, चार MCQ होते हैं, उसमें से हमें सही चुनना है। ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं हमें, उसको हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जिसकी खोज किन्होंने की, जॉन हॉपफील्ड्स ने, इन्होंने की जॉन हॉपफील्ड्स में। तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी, कि मतलब सहचार्य स्मृति, कि भाई इसकी तरह ही था, ये इसकी तरह थे, 4 ऑप्शन सेम सेम लग रहे हैं तो इसमें हमें सही वाला चुनना है, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, तो किसने खोज की, वो जॉन हॉपफील्ड्स का कार्य है। इन्होंने मतलब पहले कार्य कर चुके 1982 में। ठीक है, तो ये जो है एसोसिएटिव मेमोरी, इसका जो है छवि यानी कि जो इमेजेस हैं और डेटा में अन्य प्रकार के पैटर्न को संग्रहित और पुनर्निर्मित कर सकती है। तो हम इससे क्या होगा, इस मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी के थ्रू नए पैटर्न्स को समझ सकते हैं और दोबारा से हम बना सकते हैं उसके पैटर्न्स को, दोबारा से जो भी हमारी मेमोरी के थ्रू उससे बना सकते हैं। इसके द्वारा निर्मित हॉपफील्ड नेटवर्क पैटर्न को संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो, जोफ्री हिंटन का कार्य क्या था, जोफ्री हिंटन का कार्य क्या था, इन्होंने क्या किया, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के उपयोग द्वारा बोल्ट्जमैन मशीन का निर्माण किया। कौन सी मशीन का, सांख्यिकी भौतिकी के द्वारा जो है बोल्ट्जमैन मशीन का निर्माण किया। अब ये मशीन क्या है जी, यह मशीन डेटा के एक सेट से विशेष लक्षणों यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट को पहचानना सीख सकती है। ठीक है, यह मशीन डेटा के एक सेट से, मतलब डेटा के द्वारा, कुछ डेटा के द्वारा उसके विशेष लक्षणों को पहचान सकती है, और साथ में इंस्ट्रक्शन से नहीं बल्कि एग्जाम्पल से भी सीख सकती है। बोल्ट्जमैन मशीन एग्जाम्पल से भी सीख सकती हैं। अब यहाँ देखो, ये देखो, बोल्ट्जमैन मशीन का प्रायः बड़े नेटवर्क के अंक के रूप में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए मान लो बोल्ट्जमैन का यूज़ बताता हूँ, बोल्ट्जमैन मशीन का क्या यूज़ है। देखो, मान लो आप क्या करते हो, कोई फिल्म देखते हो, आप देखो यहाँ देखो, दर्शकों की पसंद के आधार पर फिल्में, टेलीविज़न सीरीज़ और सुझाव देने के लिए प्रयोग करते हैं। अब मान लो तुम क्या करते हो, तुम कोई चीज़, जैसे यूट्यूब खोलते हैं, हम यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पे कुछ चीज़ हम सर्च करते हैं, तो वो अपने हिसाब से ही फिर बाद में सजेशन देता है, आपके हिसाब से, आपकी इच्छा के हिसाब से, जैसा आपको पसंद है उसी हिसाब से आपकी इच्छा को वहाँ पर आगे जो है चैनल्स जो हैं और उसकी वीडियोस हैं वो सामने आती रहती हैं। वो क्यों आती रहती हैं, क्योंकि वो है बोल्ट्जमैन मशीन के द्वारा। तो ये बोल्ट्जमैन मशीन इसीलिए ऐसे ही काम करती है। जो टेक्नोलॉजी क्या है, बोल्ट्जमैन मशीन की टेक्नोलॉजी पे ही काम करती है। आपके इसी दर्शकों की पसंद के आधार पर फिल्मों और टेलीविज़न सीरीज़ का सुझाव देने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गए। तो अभी कभी सोचा होगा कि भाई हाँ यार ये मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, बट आपने आपकी सोच को, ठीक है, आपकी सोच को एक तरह से सोच का पैटर्न को वो समझती है मशीन, ठीक है, फिर आपके सोच के हिसाब से आप सजेशंस देती है फिर वो, ठीक है। देखो यही तो कह रहा है, यह मशीन उपयोगकर्ता के पसंदीदा पैटर्न और रुचियों को पहचान कर उनके अनुसार सुझाव देती है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों मेडिसिन यानी कि जो मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला है इस बार। 2 वैज्ञानिक का नाम क्या है, विक्टर एम्ब्रोस जो कि अमेरिका के, गैरी रुबकुल, ठीक है, 2 नाम है, गैरी रुबकुल और विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यह पुरस्कार माइक्रो डीएनए की खोज के लिए, तो माइक्रो डीएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए इनको मिला है। तो याद रखना, माइक्रो आरएनए की खोज
और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए जो है नोबल प्राइज इन मेडिसिन में मिला है। ठीक है, अच्छा 1993 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने छोटे यानी कि जो छोटे आरएनए अणु छोटे आरएनए अणुओं के एक नए वर्ग न्यू क्लास की खोज की। जो छोटे आरएनए अणुओं की एक नई क्लास खोज की जिसे कहा गया माइक्रो आरएनए। क्या कहा गया? माइक्रो आरएनए, जो कि छोटे अणुओं की एक तरह से क्लास है, न्यू क्लास बनाई जिसे कहा गया माइक्रो आरएनए। यह जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो जीन के रेगुलेशन है, ठीक है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि वर्ष 2024 में यह 5वां अवसर, ठीक है, जब आरएनए के लिए जो आरएनए के रिसर्च के लिए नोबल प्राइज मिला है। तो 5 बार जो है नोबल प्राइज क्या है? आरएनए से रिलेटेड ही मिला है, आरएनए से रिलेटेड ही मिला है। ठीक है जी। उससे पहले मतलब किस किस से मिला है ये भी देख लेते हैं एक बार। तो 2023 में यानी कि पिछले साल मिला है mRNA टीका के लिए डेवलपमेंट के लिए। 2006 में मिला है आरएनए इंटरफेरेंस के लिए। 1989 में मिला है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरएनए, ठीक है, और फिर 1965 में mRNA की खोज के लिए मिला। तो 4 बार पहले मिल चुका है और एक 5वीं बार आज माइक्रो आरएनए किसके लिए मिला? माइक्रो आरएनए के लिए। ठीक है, चलो ये तो खत्म हो गया हमारा मैटर। नेक्स्ट है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 तो कौन रिलीज करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो रिलीज करता है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अच्छा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये 21वां संस्करण है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 115 देश पार्टिसिपेट हुए हैं और करीबन 2092 विश्वविद्यालयों की रैंक दी गई है। अमेरिका के सबसे ज़्यादा 174 देश जो संस्थान हैं वो इसमें पार्ट लिए हैं। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके ने पहला, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रैंक में लगातार 9वीं बार है, प्रथम स्थान पर है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूके में है उसने लगातार 9वीं बार जो है इसमें रैंक नंबर 1 लेके आया है। ठीक है, समझ गए? चलो, और इंडिया का 2025 की रैंक में इंडिया का कोई भी विश्वविद्यालय 2000 टॉप 200 में नहीं है। ठीक है, टॉप 200 में नहीं है, याद रखना। लेकिन IISc बेंगलोर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु जो है, भारत जो है टॉप पे आया है इंडिया के मामले में। ठीक है, सबसे पहले जो रैंक है IISc बेंगलुरु है, जो कि रैंक है 251 से 300 के बीच में, 251 से 300 के बीच में। तो यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो रैंक है 251 से 300 के बीच में IISc बेंगलोर, फिर 400 से 500 के बीच में जो है अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर ये भी 400 से 500 के बीच में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज, ये भी 400 से 500 के बीच में, ये सब 400 से 500 के बीच में। तो सबसे पहली रैंक जो है वह है IISc बेंगलुरु। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देखो, अच्छा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक जिसे बोलते हैं हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसे जो रिलीज़ करती है वो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी,
ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ये हो गए, और यूएनडीपी दोनों मिलकर जो है इसको रिलीज़ करते हैं। एक अगर पूछे एल्कायर फोस्टर मेथड क्या है, ये पॉवर्टी को नापने के लिए एक मेथड है। ठीक है जी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अब यहां समझो, यहां देखो, यहां तक समझ में आ गई। केंद्र जो विषय है, इस बार का विषय कौन सा है, पॉवर्टी एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इनके जो आपका मैं बात करूं वर्ष की रिपोर्ट की केंद्र जो इस बार का जो विषय है, ठीक है, जो विषय है वो है संघर्ष के मध्य गरीबी, पॉवर्टी अमिड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये याद रखना है जो है इस बार का जो है, अगर पूछे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो इस बार का सब्जेक्ट क्या है, तो है संघर्ष के मध्य गरीबी, पॉवर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें। देखो इसमें क्या है, 18.3% जो है, जो लोग हैं, ठीक है, जैसे 1.1 बिलियन लोग जो हैं एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित हैं, गंभीर बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं। ठीक है, चलो अच्छा जी, ठीक है जी। अब इसकी रैंक के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आए। अच्छा, ये वैश्विक स्तर पर जो है 27.9% जो बच्चे हैं गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। ठीक है, गरीब हैं जिसमें से, और जबकि वयस्कों में 13.5% जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो 48.2 जो है गरीब हैं, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आते हैं, वो उप सहारा अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। और 35% जो लोग हैं वो दक्षिण एशिया देशों से बिलोंग करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, वही चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें एक फैक्ट एक और है कि जो कन्फ्लिक्ट, संघर्ष यानी कि कन्फ्लिक्ट से प्रभावित देश हैं, देशों में जो कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड प्रभावित देशों में गरीबी दर उन देशों की तुलना में 3 गुना है, 3 गुना अधिक है, 3 टाइम अधिक है जो संघर्ष से प्रभावित नहीं है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं, या फिर तख्ता पलट नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर जो है 3 गुना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। ठीक है जी। चलो यहाँ देख लेते हैं और क्या है, अब रैंक देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या वाले जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो मिलियन में है, सबसे ज़्यादा इंडिया में है। ठीक है, जो 234 मिलियन जो लोग हैं सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर इथोपिया, फिर नाइजीरिया। ठीक है जी, ये है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जो 3 आयाम हैं और 10 संकेत हैं, 3 आयाम है और 10 संकेत हैं। कौन कौन से हैं 3 आयाम, ये देखो कौन कौन से हैं 3 आयाम। तो 3 आयाम है, सबसे पहले स्वास्थ्य, क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में 2 ऊपर आ जाते हैं, पोषण, फिर बाल मृत्यु दर। शिक्षा के मामले में शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति। फिर तीसरा जीवन स्तर। जीवन स्तर में आता है ईंधन, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, विद्युत और घर। ठीक है जी, ये आ जाते हैं आपके, और संपत्ति, ये आ जाते हैं आपके जीवन स्तर पे। ठीक है जी, समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें पता लग गई। भारत की स्थिति के बारे में बात करूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 2005-06 में जो है
0.285 था, जो कि घटकर 15-16 में 0.122 हो गए। 2019-21 में जो है 0.069 हो गई और कम हो गई। ठीक है, तो कम हो रही है। चलो, ये नेक्स्ट टॉपिक है भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी। ऊर्जा तो एनर्जी इफिशियंसी हब की स्थापना 2019 में की गई। तो एनर्जी इफिशियंसी हब की स्थापना जो है 2019 में की गई और इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की तैनाती को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना है। क्या है इसका उद्देश्य? है ऊर्जा दक्षता की तैनाती को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना। ठीक है जी। तो औपचारिक जो है इसकी स्थापना 2019 में की गई थी, लॉन्च की गई 2021 में। संस्थापक देश 16 थे, जो कि हमें याद करने की जरूरत नहीं है। सचिवालय इसका पेरिस में है। ठीक है, भारत भी इसकी मंजूरी हो रही है, इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 4 नए देश जो है ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 4 नए देश ग्रे लिस्ट में, इंपॉर्टेंट है, 4 नए देश ग्रे लिस्ट में। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है 1989 फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थापना की गई। ठीक है, G7 के द्वारा जो है 1989 में FATF की स्थापना की गई। ठीक है, FATF का क्या काम है? वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है। क्या करती है ये? कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसा का इधर से उधर हेर फेर, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, वो उसको देखती है और आतंकवादियों को वित्त पोषण कोई कर रहा है तो उस पर नज़र रखती है। वर्तमान में FATF के जो 40 सदस्य हैं, कितने हैं? 40 सदस्य हैं, और जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन और GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है, ये 2 जो हैं सदस्य हैं, संगठन हैं। तो 40 जो है कंट्रीज़ हैं और 2 अलग से सदस्य हैं, संगठन सदस्य हैं। ठीक है जी। अच्छा, 25 जून 2010 को जो है भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 34वां सदस्य बना। तो इंडिया भी एक तरह से हमारा सदस्य है FATF का, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें देखो। इस बार जो है 2023 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच मध्य FATF की पूर्ण बैठक एलिसा डी एंडा माद्राजो मैक्सिको की अध्यक्षता में हुई। तो इस बार की जो अध्यक्ष कौन है? मैक्सिको में हुई है। ठीक है, FATF की बैठक जो है मैक्सिको में हुई है। इस बैठक के दौरान अल्जीरिया, अंगोला, ठीक है, अल्जीरिया, अंगोला, कोट डी आइवर, ठीक है, कोट डी आइवर और लेबनान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। कौन कौन सी 4 कंट्री हैं? याद रखो, अल्जीरिया, अंगोला, कोट डी आइवर और लेबनान। ये 4 जो है वो ग्रे सूची में शामिल की गई हैं। जबकि सेनेगल को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। तो सेनेगल पहले थी FATF की ग्रे लिस्ट में, बाद में उसे बाहर कर दिया। ठीक है जी। सॉरी, चलो। अच्छा, FATF की ब्लैक सूची में एक तो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, 3 कंट्री जो हैं आपकी FATF की ब्लैक सूची में है। कौन सी? नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। अब आता है वैश्विक पेंशन सूचांक।
ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, क्या नाम है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसको कौन करता है, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो रैंक है वो है नीदरलैंड की, क्या नाम है, नीदरलैंड, फिर उसके बाद आइसलैंड, फिर डेनमार्क। ठीक है, नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, 3 कंट्रीज जो हैं वो इसमें शामिल हैं टॉप की। और भारत का जो वो है वो रैंक है वो 48वीं रैंक है, क्या नाम है, रैंक है 48 और स्कोर है 44। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका इंडिया जो है 48 में है और यहाँ पर पहले नंबर पे है नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। ठीक है, समझ गए, चलो। फिर उसके बाद आता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 संकेत होते हैं इसके। एक तो अंडर नरिशमेंट यानी कि अल्पपोषण, दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग, थिगनापन, चाइल्ड शंटिंग, फिर से बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 4 जो है वो इसके संकेत हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। उसके बाद बेल्ट हंगर हेल्प, ठीक है, बेल्ट हंगर हेल्प, ये जो है दोनों इंस्टीट्यूट जो है इसको लॉन्च करते हैं। अगर हमें याद रखना है तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड याद रख लेना बस, संयुक्त रूप से लॉन्च करते हैं। अच्छा, इस बार का जो थीम है इस रिपोर्ट की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की थीम है जो हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर पर केंद्रित है। ठीक है, लैंगिक न्याय किस प्रकार जलवायु प्रतिरोधक क्षमता और भूख मुक्ति को बढ़ावा दे सकता है, तो इसका जो है इस बार का थीम है। ठीक है, हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर विषय पर केंद्रित है। अच्छा, इसमें एक चीज़ खास मतलब अच्छी बात है कि कोई भी देश जो है भुखमरी की चरम एक्सट्रीम अलार्मिंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है, और चीज़ देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो भारत की जो रैंकिंग है वो 105 रैंक है। कौन सी है, 105 रैंक है। सबसे लास्ट रैंक है जो रोमानिया की 127 रैंक है, रोमानिया की 127 रैंक, उससे पहले यमन की है, फिर चार्ड। ठीक, भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर यानी कि सीरियस स्थिति में, क्या है, सीरियस स्थिति में, और स्कोर क्या है 27.3, और ये सीरियस कैटेगरी में आता है। ठीक, नेक्स्ट देख लें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है 19वां G20 शिखर सम्मेलन। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में हुआ। कहाँ हुआ, ब्राज़ील में। समझ में आ गई, रियो दे जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ। पहली बात, पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति, वहाँ के राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। ठीक है, तो दा सिल्वा याद रखो, लूला दा सिल्वा जो है इनके अध्यक्ष थे। दूसरी चीज़, इसका स्लोगन कौन सा था, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। तीसरा, ये याद रखना है। ठीक है,
फिर क्या याद रखना है, वो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। शिखर सम्मेलन में G20 के 19 सदस्य देश और 2 सदस्य रीजनल ब्लॉक्स जो कि अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन ने भी भाग लिया। तो आपको पता है कि 2023 में भारत में जब G20 समिट हुआ था 2023 में, लास्ट ईयर 24 से पहले, तो जब वहाँ पर क्या था 18वां G20 समिट हुआ था, तो वहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बना दिया गया था। G20 का सदस्य बना दिया गया था, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या क्या आउटकम्स हुए, देखो इसमें क्या है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें क्या है 42 देश, भारत भी शामिल है जिसमें सहित, इस गठबंधन को 148 संस्थापक सदस्य है। तो इसके सदस्य जो हैं 148 सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें से 82 जो हैं देश हैं। ठीक है, 82 देश हैं और 148 संस्थापक सदस्य हैं। चलो अब आगे देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। इसमें एक चीज़ और लॉन्च की गई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही ब्राज़ील, यूनेस्को, ठीक है, ब्राज़ील, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि जो ब्राज़ील है प्लस यूनेस्को ने है प्लस यूएसए, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, ब्राज़ील, यूएसए और यूनेस्को। ठीक है जी, यूनेस्को, इन तीनों ने मिलकर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गलत सूचना और दुष्प्रचार किया जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, तो उस चीज़ को एक तरह से रोकने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, चलो 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अच्छा, G20 के शेरपा जो थे इस बार अमिताभ कांत थे, याद रखना। और एक चीज़ और है कि G20 अंत में जो है G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, G20 रियो दे जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया, ये याद रखना है। कौन से डिक्लेरेशन किया गया, G20 रियो दे जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। अच्छा, G20 शिखर सम्मेलन 2025 नेक्स्ट ईयर 2025 का ही तो है ये, 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। तो ठीक है, अब 2025 का जो होगा वो आपका अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में। देखो समझो, 2024 वाला कहाँ हुआ, ब्राज़ील में हुआ। 2023 वाला कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। 2025 वाला कहाँ हो रहा है, आपका अफ्रीका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो याद रखना, समझ गए। चलो, तो भारत और ब्राज़ील के बाद लगातार तीसरा अवसर है जब कोई ब्रिक्स कंट्री जो है G20 का अध्यक्ष बन रही है। ठीक है, लगातार तीसरी बार ब्रिक्स कंट्री जो है इसका अध्यक्ष बन रही है। और ये प्रथम अवसर होगा जब अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले जो है G20 समिट की मेजबानी किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ ने नहीं की थी। ठीक है जी, समझ गए।
अच्छा, इसका जो 2025 का जो विषय होगा वो होगा फॉस्टरिंग सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पर विषय होगा अगले साल का। ठीक है जी, समझ गए। चलो अब यहाँ पर आ जाओ COP29। COP29 के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024, जो कि 11 से 24 नवंबर 2024 के मध्य जो है बाकू अजरबैजान में हुआ। COP29 कहाँ हुआ? अजरबैजान बाकू में हुआ। समझ आ गई। तो इस बार का COP29 जो है अजरबैजान बाकू में हुआ। बाकू अजरबैजान। ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है मुख्तार बाबाएब को COP29 का अध्यक्ष सौंपी गई। तो मुख्तार जो है बाबाएब कौन है? इसके अध्यक्ष होंगे, COP29 के अध्यक्ष बने। ठीक है। इसमें जो है बाकू वित्त फाइनेंस गोल यानी कि बाकू वित्त लक्ष्य यानी कि बाकू फाइनेंस गोल की घोषणा की गई। बाकू फाइनेंस गोल की घोषणा की गई। इसके तहत क्या है? इसके तहत क्या कहा जा रहा है कि विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। तो इसमें क्या कहा जाएगा? बाकू फाइनेंशियल गोल में ये कहा गया है कि विकासशील देशों को मतलब जलवायु कार्रवाई के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है धनराशि दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। और इसके तहत क्या है कि विकसित देशों से प्रति वर्ष 2035 तक विकासशील देशों के लिए प्रति वर्ष कम से कम 300 बिलियन डॉलर की धनराशि जुटाने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपेक्षा की गई है। तो विकसित देश क्या होंगे? कम से कम 2035 तक 300 बिलियन डॉलर की धनराशि जुटाएंगे। किन के लिए? विकासशील देशों के लिए। ठीक है, समझेंगे। तो यह धनराशि जो कि 300 बिलियन, ठीक है, US डॉलर है, पहले जो 100 बिलियन डॉलर थी, अब जो 3 गुना अधिक कर दी गई है। ठीक है, 3 गुना अधिक कर दी गई है। सही है। अच्छा, COP29 में लॉस एंड डैमेज फंड को पूरी तरह से संचालित करने का निर्णय लिया गया। लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसको पूरी तरह से संचालित करने का निर्णय लिया गया। अच्छा, COP तो लॉस एंड डैमेज जो है फंड जो है वो COP27 में स्थापना की गई थी। COP27 में लॉस एंड डैमेज बनाने की जो है वो इस कोर्स को बनाने की स्थापना की गई थी, कि सहमति बनी थी कि लॉस एंड डैमेज जो है फंड बनेगा एक तरह से। तो 27 में, जो कि COP27 कब हुआ? मिस्र में, इजिप्ट में COP27 हुआ। तो ये भी याद रखना, COP27 कहाँ हुआ? मिस्र में। तो 29 जो है ये तो अब है। ठीक है, जो बाकू अजरबैजान, 27 आपका मिस्र में हो गया। 28 जो है UAE में हुआ है। ठीक है, 29 यहाँ पर आपको पता लग गई बाकू में। और 30 कहाँ होने वाला है? 30 ब्राज़ील में होगा 2025 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। अच्छा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बाद कजान रूस में हुआ। अभी आपने देखा होगा मोदी जी और चाइनीज़, ठीक है, राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति ये सब एक जगह मिले हुए थे। तो वो कहाँ मिले हुए थे? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। तो कहाँ हुआ? कजान रूस में हुआ 16th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो इसकी जो विषय था, जो सब्जेक्ट था, वो था स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना, 1-2 बार पढ़ लेना, याद आ रहेगा वहाँ। ठीक है, सो स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अध्यक्ष कौन है? रूस ने इसकी अध्यक्षता की।
और 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का क्या विस्तार हुआ था। ब्रिक्स का विस्तार होने के बाद ये पहली ब्रिक्स की समिट थी। ठीक है, पहला समिट जो है वो जब ब्राज़ील जो ब्रिक्स का जो आपका एक्सटेंशन हुआ है उसके बाद ये है पहली मीटिंग आई है, पहले समिट है। ठीक है जी। तो 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में 4 नए सदस्य ऐड हुए। अब 4 नए सदस्य कौन कौन से थे? इजिप्ट यानी कि मिस्र, फिर इथोपिया, ईरान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इमिरात, ठीक है, यूएई। तो ये 4 कंट्री जो हैं वो और ऐड हुई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। ठीक है, तो 4 ये हो गई, पहले 5 थी, 5 और 4 9 हो गई अब कंट्रीज टोटल ब्रिक्स की। ठीक है जी। सऊदी अरेबिया को भी आमंत्रण दिया था बट उसने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने भी इसका स्वीकार नहीं किया। तो ये दोनों कंट्री को भी मौका मिला था बट इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। तो अब मैं बताता हूँ इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। टोटल कंट्रीज़ के अंदर ब्रिक्स क्या स्पेलिंग होती है? तो BRIC। ठीक है, ये ब्रिक्स था। तो ब्राज़ील, ये तो ब्राज़ील हो गया, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ तो पहले थी, प्लस अब हो गई कुछ कंट्रीज़, 4 कंट्रीज़ और बढ़ गई। कौन कौन सी? इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। ठीक है, ये चारों कंट्रीज़ और हो गई। समझ गए? चलो इतना ही समझना है हमें इसमें, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें जो है ब्रिक्स में कज़ान घोषणा पत्र, कज़ान डिक्लेरेशन जारी किया गया, कज़ान घोषणा पत्र। ठीक है, अब घोषणा पत्र में 18 अगस्त को ब्रिक्स जियोग्राफर डे, ब्रिक्स जियोग्राफर डे को मनाने की घोषणा की गई। क्या? 18 अगस्त को ब्रिक्स जियोग्राफर डे मनाया जाएगा। उसकी एक तरह से स्वीकार किया गया, स्वागत किया गया। और 18 अगस्त 2024 को प्रथम ब्रिक्स ग्लोबल वित्त दिवस भूगोल, तो 18 अगस्त 2024 को प्रथम ब्रिक्स भूगोल वित्त दिवस का आयोजन किया गया। तो फर्स्ट ग्लोबल ब्रिक्स, ठीक है, 1 मिनट, हाँ जी, हाँ, तो 18 अगस्त को ब्रिक्स जियोग्राफर्स डे जो है वो मनाया गया इस बार। ठीक है जी, समझ में आ गई? तो ये था यहाँ का इसका। अच्छा, इसमें क्या था, एक और नई कैटेगरी को ऐड किया गया, एक नई कैटेगरी को ऐड किया गया, न्यू कैटेगरी हैज़ बीन एडिटेड। उसको कहा गया पार्टनर स्टेट्स। तो पार्टनर स्टेट एक नई कंट्री है, ठीक है, उसको इसमें ऐड किया गया। अब पार्टनर कंट्री जो है वो एक तरह से पूर्ण सदस्य नहीं होगा, बट देश सहयोग बनाने के लिए, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ सहयोग बढ़ाने, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान में सक्षम होंगे। ठीक है, पूर्ण सदस्य नहीं होगा, लेकिन एक तरह से जो कॉपरेशन होगा और दूसरी कंट्रीज़ के साथ में पूरी तरह से कॉपरेशन होगा। चलो, तो 13 जो है भागीदार देश हैं, कुल 13 भागीदार ब्रिक्स में 13 पार्टनर्स कंट्रीज हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, ये सब कंट्रीज़ हैं। ठीक है। अच्छा, 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील द्वारा की जाएगी। तो अगले साल जो है, जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील। 17वां ब्रिक्स
सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। तो 16वां तो ये है ही, 17वां कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन में दम्मू रवि जो कि सचिव हैं आर्थिक मामले में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के शेरपा थे। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के शेरपा कौन थे भारत की तरफ से? वो थे आपके दम्मू रवि। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैंने यहाँ बता दिया कि ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है। तो पूर्ण सदस्य के रूप में 9 देश शामिल हैं। कितने? 9 देश शामिल हैं, जो मैंने बताया था, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद 4 और ऐड हुए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स समूह जो है विश्व की लगभग 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जीडीपी में 37.3% जो है योगदान है। ठीक है जी, समझ गए? चलो, अब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हुए। तो अमेरिका के जो चुनाव होते हैं हर 4 साल में होते हैं। और अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, 60वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो उनके साथी थे जेडी वेंस। ठीक है, ये दोनों जो डोनाल्ड ट्रंप है वो राष्ट्रपति बने हैं और जेडी वेंस जो हैं वो उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि हार गई थी, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो इनके खिलाफ लड़ी हैं वो हार गई हैं। ठीक है जी। तो कमला हैरिस के बाद तो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति अब 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वापस करेंगे। ठीक है, तो अब जो आने वाले जो राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, वो 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। कौन से में? 47वें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है 47वें। उससे पहले जो है 45वें राष्ट्रपति थे जो पहले बने थे पहली बार, अब 47वें बनेंगे। और दूसरी बात है 78 साल की उम्र में चुने जाने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन जो है सबसे ज़्यादा उम्र के थे और दूसरे जो है इस टाइम जो है डोनाल्ड ट्रंप होंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा अगला है 6 भारतीय मूल के प्रतिनिधि जो है इसमें चुने गए हैं। ठीक है, प्रतिनिधि सभा में जो है 6 भारतीय मूल के प्रतिनिधि भी चुने गए हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है सुहाग सुब्रमण्यम चुने गए हैं, जो कि, और 5 जो है दोबारा चुने गए, वो पहले ही थे। भारत मूल के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? समोसा कॉक्स जो है भारतीय मूल के प्रतिनिधियों को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक परिदृश्य। अब ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो एक ही वीडियो में 1.5 घंटे की वीडियो हुई है, ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है, बट आपको एक ही वीडियो में पूरी सब चीज़ मिल गई। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। देखिए, मेहनत बहुत लग रही है। ठीक है, सिंगल हैंडली थोड़ा टफ हो जाता है, अकेला ही मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए और लाइक भी करना यार, है ना, लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए दमदार तरीके से। मिलते हैं, जय हिंद।